दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया पिछले 24 फरवरी से लगातार एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। रशिया भारी पड़ रहा है, यूक्रेन एक तरीके से दबा और पीसा जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और फैसला ये है कि उन्होंने अपने अपोजिशन में आप देख सकते हैं कि 11 पार्टियों को बैन कर दिया है, यानी उन पर पाबंदी लगा दी है। और ये क्यों पाबंदी लगाई गई है, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 1990 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उसमें से 15 देश निकल कर सामने आए थे और उनमें से एक यूक्रेन भी था। तो एक बार फिर रशिया की कोशिश है कि यूक्रेन की दो छोटे छोटे रियासतों को बुनियाद बना करके, बल्कि वो पूरा यूक्रेन पे ही कब्जा कर ले। यानी बुनियाद तो उसके दो छोटे छोटे रियासतें हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि पूरा यूक्रेन उसके कंट्रोल में आ जाए। तो इसी वजह से वो लगातार रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है और वहाँ की राजधानी कीव पर कई एक तरीके से हमले उसने कर डाले हैं और अब तक यानी हज़ारों लोग उससे मुतासिर हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ यूक्रेन से हटकर थोड़ा सा रूस के बारे में बता दें कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अगर उसकी जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो दुनिया का 10% ज़मीन जो है वो केवल रूस के पास ही है, बाकी 90% में पूरी दुनिया बसी हुई है। एक दौर ऐसा था जब रूस अपनी ज़मीन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि जब 1867 में उसने अलास्का को अमेरिका के हाथों बेच दिया था बहुत ही कौड़ियों के दाम में। अब आप सोचिए कि 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका के हाथों बेच दिया था और आज वो छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना चाह रहा है और अपने साथ मिलाना चाह रहा है। ये विडंबना की बात है। साथ ही आपको थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते चलें कि यूक्रेन के पास एक दौर में न्यूक्लियर हथियार थे, लेकिन 1996 में न्यूक्लियर हथियार को यूक्रेन ने गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था। और कारण क्या था? कारण चेरनोबिल डिजास्टर था। आपको याद होगा 1986 में बड़े पैमाने पर डिजास्टर हुआ था न्यूक्लियर हथियारों का। आप सोच लीजिए कि उसका रेडिएशन इतने बड़े पैमाने पर फैला था कि आयरलैंड में उसका रेडिएशन फैल गया था, आयरलैंड तक। तो इस हिसाब से इसकी वजह से यूक्रेन को गिव अप करना पड़ गया 1996 में अपना न्यूक्लियर पूरा पावर प्लांट। और अगर आज न्यूक्लियर पावर प्लांट होता यूक्रेन के पास तो रशिया की हिम्मत नहीं होती यूक्रेन से टकराने की। और एक बात और भी है कि अगर यूक्रेन आज नेटो का मेंबर होता तो शायद रशिया की फिर भी हिम्मत नहीं होती यूक्रेन से टकराने की। लेकिन ना ही यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार है और ना ही वो नेटो का मेंबर है। यही कारण है कि आसानी के साथ रशिया हमला कर देता है और हमला करने के नतीजे में वो अपने देश में मिला लेता है। जैसा कि आपको याद होगा कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था और जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था तो पूरी दुनिया ने उस पर सैंक्शन लगाया था, लेकिन उस सैंक्शन का कोई खास रशिया पर असर नहीं पड़ा। रशिया आज भी वैसे ही दंदना रहा है। बहरहाल इन तमाम बातों के बाद हम आपको आइए बताते हैं कि दरअसल यूक्रेन ने 11 पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी क्यों लगाई है। तो बात दरअसल है कि ज़ेलेंस्की ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन चूंकि ज़ेलेंस्की के कार्यकाल में पाबंदी लगी है तो ऐसा माना जाएगा कि ज़ेलेंस्की ने पाबंदी लगाई है। और पाबंदी किसने लगाई है? नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल, जो यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल है, उसने ये पाबंदी लगाई है। 11 पॉलिटिकल पार्टीज, इवन जो बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, जैसे आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में समझें तो कांग्रेस यानी बीजेपी कांग्रेस पर पाबंदी लगा दे और उसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा और तमाम पार्टियों पर पाबंदी लगा दे। ऐसे ही कुछ यूक्रेन में हुआ है, यानी यूक्रेन की मुख्यतः जो अपोजिशन पार्टी है उस पर पाबंदी लग दी है और उसके अलावा अन्य 10 पार्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और उन पार्टियों पर आरोप क्या है? उन पार्टियों पर आरोप यह है कि ये पार्टियां रशिया के साथ लिंक थीं, यानी उनका संबंध रशिया से था। और 24 फरवरी से जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया है, ये एक तरीके से प्रो रशिया थे, प्रो मॉस्को थे। यही कारण है कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम है राडा, जैसे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का नाम है संसद भवन, रशिया के पार्लियामेंट का नाम है डूमा और इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है कनेसेट। इसी तरीके से यूक्रेन के पार्लियामेंट का नाम है राडा और वहाँ की पार्लियामेंट में कुल स्ट्रेंथ है 450। उनमें से 44 सीटें मेन अपोजिशन जो पार्टी थी जिसका नाम था प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ, यानी उस पार्टी को भी बैन कर दिया जिसकी 44 सीटें थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 24 फरवरी से रशिया ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया, उसके बाद से ही यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि इन पार्टियों पर तब तक पाबंदी जारी रहेगी जब तक देश में मार्शल लॉ लागू रहेगा। वहीं अपोजिशन की अगर बात करें कि अपोजिशन का इस सिलसिले में क्या कहना है, तो खास तौर से प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसके जो लीडर हैं विक्टर मेडवेडचोव, तो उन्होंने ये कहा है कि इस पाबंदी का कोई लीगल अधिकार नहीं है, इसी वजह से ये पाबंदी ठीक नहीं और एक तरीके से वो ऑटोक्रेट हो गए हैं, यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑटोक्रेसी का रोल निभा रहे हैं। जिन पर पाबंदी लगाई गई है उनमें से एक पार्टी नाशी भी, हालांकि नाशी की एक भी सीट राडा में नहीं है, उसके बावजूद भी उस पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यूक्रेन में।
तो उसका ये कहना है कि हमारा कोई संबंध रशिया के साथ बराह रास्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटोक्रेसी का एक तरीका अपनाते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस काउंसिल ने हमारे ऊपर भी पाबंदी लगा दी। वहीं इस सिलसिले में रूस की जो पार्लियामेंट है डोमा, उसके जो चेयरपर्सन हैं व्याचेस्लाव वोलोदिन, उन्होंने भी कहा है, आलोचना की है इस फैसले की और कहा है कि इस तरीके से यूक्रेन में और ज़्यादा डिवाइडेशन पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये बात कह दी है कि हम रशिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं, हम अपने मामलात को तय करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में ये भी कह दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि रशिया पर जिस तरीके से सैंक्शंस लगे हैं, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एक तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगा और इसका खमियाजा आइंदा नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। आपको बता दें किस तरह के सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे। रशिया पे जो बहुत बड़ा सैंक्शन लगा है, उसमें कई तरह के सैंक्शंस हैं, उसमें से जो बहुत बड़ा सैंक्शन लगा हुआ है कि उसका स्विफ्ट डिसॉल्व हो गया है। स्विफ्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं वो आपस में ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो स्विफ्ट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, यानी एक 11 अंकों का डिजिट कोड होता है, उसके माध्यम से इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। तो एक तरीके से रशिया को साइड ऑफ कर दिया है, रशिया को कॉर्नर कर दिया गया है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है स्विफ्ट बैंकिंग से। तो यही कारण है कि रशिया के लिए बहुत ही भारी पड़ जाएगा अगर यानी इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं हो पाएगी तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है अमेरिका ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रशिया स्विफ्ट बैंकिंग प्रोसेस के कॉर्नर किए जाने के कारण क्या वो अपने इस इरादे को तर्क करता है और यूक्रेन पर बमबारी करना बंद कर देता है, उसके साथ मुआहदा कर लेता है, या फिर इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए रशिया वाकई में यूक्रेन को अपने अंडर में ले लेगा। ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।